ग्रेट। तो ये वीडियो ज़्यादा लेट होगी, सॉरी। और अब से मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ पोस्ट करूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम सांस किस तरह लेते हैं और उसका प्रोसेस क्या है, वो किस तरह हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग एक्चुअली में है क्या। द फिज़िकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैशियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग, यानी कि ऐसी फिज़िकल मूवमेंट जिसके अंदर गैशियस एक्सचेंज होती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। देयर आर 2 फेजेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के 2 फेजेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन क्या होता है, दोबारा से बता देती हूँ। ऐसी फिज़िकल मूवमेंट जो कि गैशियस एक्सचेंज करती है, यानी कि जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के 2 फेजेस होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन वो होता है जिसके अंदर हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर उसको लेकर जाते हैं एयर को, ठीक है, थ्रू नोज़, नॉस्ट्रिल्स और माउथ। और एक्सहेलेशन उसको कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं थ्रू आवर नोज़, नॉस्ट्रिल्स और माउथ। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अभी इतने। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि इनहेलेशन होता क्या है। सही बात, इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। अब ड्यूरिंग द इनहेलेशन द रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेस्ड, यानी कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं माउथ से, नोस्ट्रिल से या नोज़ से, तो जो हमारे रिब्स के मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो रिब्स जो हैं वो रेस्ड हो जाती है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम द डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड लोवर्ड, और उसी टाइम पर जो हमारा डोम शेप डायफ्राम है, जो कि हमारे लीवर या रिब्स के नीचे है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और लोवर्ड हो जाता है। यानी कि ये लेफ़्ट वाली डायग्राम में भी दिखाया गया कि जो हमारी रिब्स हैं वो रेस्ट हो चुकी हैं और जो हमारा डायफ्राम है वो लोवर्ड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद है दीज मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ द थॉरिक कैविटी। ये जो मूवमेंट्स यानी कि रिब्स जो रेस्ट हो जाती हैं और डायफ्राम जो है वो लोवर्ड हो जाता है, तो इन मूवमेंट्स की वजह से जो हमारा थॉरिक कैविटी वाला एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन लंग्स, जो कि हमारे लंग्स पे जो प्रेशर है उसको कम कर देता है। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट द लंग्स एक्सपेंड, और इसके नतीजे में, इसके रिज़ल्ट में जो हमारे लंग्स हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, यानी कि आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंड द एयर प्रेशर विद इन देम ऑल्सो डिक्रीज़, यानी कि जो लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड। जो एयर जो बाहर से आई होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो जल्दी से हमारे लंग्स के अंदर जाती है ताकि जो हमारी लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, इस सारे को कहते हैं इनहेलेशन। मैं दोबारा से बता देती हूँ, जब इनहेलेशन हम सांस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे जो रिब्स के मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रिब्स जो हैं वो रेस्ट हो जाती हैं, आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। उसी टाइम पर हमारा डोम शेप डायफ्राम है वो लोवर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और लोवर्ड हो जाता है। ठीक है, जब ये मूवमेंट्स होती हैं, जब हमारा रिब्स मसल रेस्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स रेस्ट हो जाती हैं और डायफ्राम जो है वो लोवर्ड हो जाता है, तो तब ही हमारा जो थोरिक कैविटी वाला एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जो कि हम लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको रिड्यूस कर देता है और इसके नतीजे में जो हमारे लंग्स हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, यानी कि आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और जो लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब जो एयर जो बाहर से हम लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ठीक है, वो हमारे लंग्स के अंदर जल्दी से जाती है और हमारे, ताकि वो दोनों लंग्स के इक्वलाइज प्रेशर कर सके। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन। अब इनहेलेशन जो है ना वो एक्सहेलेशन का ऑपोजिट है इन अ वे। ठीक है, अब एक्सहेलेशन क्या होता है, जिसके मैंने पहले ही आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एलिमिनेट करना, बाहर निकालना थ्रू आवर नोस्ट्रिल, नोज़ और माउथ। ठीक है, तो पढ़ने के क्या होता है, आफ्टर द गैशियस एक्सचेंज इन द लंग्स, यानी कि जब हमारी लंग्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज हो जाता है, द इम्प्योर एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट इन लंग्स,
जो हमारे अंदर लंग्स के अंदर इम्प्योर एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। द रिब्स मसल रिलैक्स्ड एंड ब्रिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। जो रिब्स मसल हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और अपनी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। द डायफ्राम मसल ऑल्सो रिलैक्स एंड इट गेट्स इट्स रेस्ड डोम शेप, यानी कि जो हमारे डायफ्राम है वो डायफ्राम मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और जो डायफ्राम है वो रेस्ड हो जाता है, ठीक है। दिस रिड्यूस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। ये जो मूवमेंट है, यानी कि जब डायफ्राम हमारा रेस्ड हो जाता है और रिब्स मसल रिलैक्स हो जाता है और अपनी पोजीशन पर रिब्स वापस आ जाती हैं, तो ये जो चीज़ है ये चेस्ट कैविटी वाले एरिया को स्पेस दे देता है, यानी कि वो जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स, यानी और प्रेशर जो है वो लंग्स पे इंक्रीज़ हो जाता है। द लंग कॉन्ट्रैक्ट, जो लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। द एयर एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम, और जो एयर लंग्स के अंदर होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब इन दोनों के कंपैरिजन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है और ये एक मैकेनिज़्म जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अब इसको आसानी से याद करने का तरीका ये है कि इन्हेलेशन एक्सहेलेशन के कंपैरिजन को, कि जो रिब्स मसल ऊपर इन्हेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, नीचे रिलैक्स हो जाता है, रिब्स ऊपर रिब्स जो हैं वो रेस्ट हो जाती हैं, नीचे रिब्स जो हैं वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाती हैं और डोम शेप डायफ्राम वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लोवर्ड हो जाता है, यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है और अपनी पोजीशन पे लोवर्ड हो जाता है तो रेस्ट हो जाता है, ठीक है। जो थॉरिक कैविटी वाला एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यहाँ पे चेस्ट कैविटी वाला जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है और प्रेशर जो होता है वो लंग्स पे वो रिड्यूस हो जाता है ऊपर, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है और लंग्स एक्सपेंड हो जाता है, वहाँ पे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं और जो एयर प्रेशर होता है लंग्स के अंदर वो भी ऊपर डिक्रीज़ हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है और जो बाकी वहाँ पे एयर जो है वो लंग्स के अंदर आती है, यहाँ से लंग्स से बाहर जाती है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब नीचे एमसीक्यू जो पैराग्राफ है वो एमसीक्यूज़ है और शॉर्ट क्वेश्चन है। एमसीक्यूज़ पहली और आखिरी लाइन में ही है, तो पहली लाइन में है द ह्यूमन्स ब्रीथ 16 से 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, यानी कि एट रेस्ट, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ आता है कि जब ह्यूमन नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो है वो 16 से 20 मिनट है, 16 से 20 टाइम पर मिनट है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, यानी कि कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हम या कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे, बिल्कुल रेस्ट पे और नॉर्मल यानी कि नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है। तो उस पर हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो 16 से 20 टाइम्स है, ठीक है। अब यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, तो ये है द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन में है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कॉन्सनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सनट्रेशन से, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देगा और फिर हमारे क्या नाम है लंग्स को या चेस्ट को सिग्नल देगा कि वो जल्दी जल्दी से जो हमारे ब्लड के अंदर या लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सपेल्ड आउट करे, ठीक है। इसमें एग्जांपल है कि व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड वर्क आर मसल सेल कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट, यानी कि जब हमको भी एक्सरसाइज या हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे मसल सेल हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी ग्रेटर रेट पे, ठीक है। इसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बो डाइऑक्साइड विच इज़ रिलीज्ड इन द ब्लड, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर। दिस ग्रेटर द नॉर्मल कॉन्सनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलाइज द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सनट्रेशन है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है
तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो सिग्नल्स रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन को, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है उसको सिग्नल देता है ब्रेन को। द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू द रिब्स मसल एंड डायफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो फिर रेस्पिरेटरी सेंटर है वो रिब्स मसल को, डायफ्राम को मैसेजेस देता है कि अपना ब्रीथिंग रेट को ज़्यादा करो, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड के अंदर वो रिलीज़ हो जाए और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए। ठीक है, हाँ, सो डैट द एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड कैन बी रिमूव आउट ऑफ द बॉडी, ये मैंने बता दिए। और यहाँ तक की है। अब उसके आगे एमसीक्यूज है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क्स द ब्रीथिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 से 40 टाइम्स पर मिनट। यानी कि अगर हम कोई हार्ड वर्क करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है कि हमारा पर मिनट ब्रीथिंग रेट हो जाता है 30 से 40 टाइम्स। ठीक है, ये एमसीक्यूज है। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस पे हमारा ब्रीथिंग रेट है 16 से 20 टाइम्स पर मिनट और हार्ड वर्किंग के टाइम पे है 30 से 40 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, और बाकी हमने सारा कर लिया है, ये साइड बॉक्स है। द ब्रीथिंग मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी कि हमारा जो ब्रीथिंग मूवमेंट है वो इनवॉलेंट्री है, यानी कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हाउएवर वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीथिंग बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि हम अपना ब्रीथिंग रेट कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम हार्ट को या लंग्स को ये तो नहीं कह सकते ना कि तुम पंप करना छोड़ दो, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसने पंप करना है और उसने लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन अपने अंदर लेनी है। ठीक है, ये इनवॉलंटरी, हम इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर हम अपने सांस को रोक कर रख सकते हैं, बट वो भी इतने टाइम के लिए नहीं, लाइक 1 मिनट और मोर देन 1 मिनट इन सेकेंड्स। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हम रोक सकते, लाइक जिसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं सांस को रोका जा सकता। ठीक है, और बाकी ये दोनों डायग्राम्स भी इनकी बनेंगी अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, बाकी ये वाला जो नीचे पैराग्राफ में शॉर्ट क्वेश्चन था रेस्पिरेटरी सेंटर यही आता है और इन दोनों में कंपैरिजन आता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। ठीक है, अब ये जो टेबल है ये एमसीक्यूज आता है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, पर कोई पागल हो सकता है तो दे दे, पढ़ना नहीं आता एमसीक्यूज ही है बस। ठीक है, पहले है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और टेम्परेचर। ये बताया गया कि जब हम एयर को अपने अंदर इनहेल करते हैं तो वो कितने % करते हैं ये चीज़ें, और एक्सहेल करते हैं तो वो कितने % हम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%, नाइट्रोजन होती है 79% और वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं, डस्ट पार्टिकल वेरिएबल, टेम्परेचर भी वेरिएबल। ठीक है, और जब हम एयर को अपने बॉडी से निकालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो ऑक्सीजन जो होती है वो 16% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है, नाइट्रोजन 79% होती है, वाटर वेपर सेचुरेटेड हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल ऑलमोस्ट नन, और टेम्परेचर जो होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बस ये शॉर्ट क्या नाम है एमसीक्यूज है। ठीक है, बाकी अब हम कल पढ़ेंगे। इतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।